नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सचिन बत्रा है। पेशे से मैं एक लैप्रोस्कोपिक लेज़र व जनरल सर्जन हूँ और मैं डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ आनंद हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में। मुझे छिंदवाड़ा टाइम्स की टीम ने आग्रह किया कि मैं आपके समक्ष आऊँ और अभी जो कोरोना महामारी से हम सब जूझ रहे हैं इसके बारे में सही जानकारी जो है आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इस वक्त सब जगह सभी सोशल मीडिया पर जो अलग अलग अफवाहें, गलत जानकारी जो सर्कुलेट हो रही हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सही जानकारी से सही समय पर सही उपचार लें इस बीमारी का और इस बीमारी को हराने में हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ें। तो ये एकदम सही समय है कि हमें इस बीमारी से लड़ना है और इसे हराना है। छिंदवाड़ा टाइम्स ने मुझे जब अप्रोच किया तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि जो भी इस बीमारी से जुड़ी हुई भ्रांतनाएं हैं, जो भी रूमर्स हैं, वो हम सबके लिए ज़रूरी है कि उस पे ना जाते हुए जो भी सही जानकारी है उसे हम अपनाएं और उसके मदद से हम इस बीमारी को हराने में मदद करें। जो छिंदवाड़ा टाइम्स का टाइटल है मुस्कुराएगा छिंदवाड़ा, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा टाइटल है। ये हमें एक होप देता है, एक हमें पॉजिटिव वो देता है, वाइब देता है कि हम साथ मिलके इस बीमारी को जड़ से हटाने में एक दूसरे की मदद करें और साथ में इस बीमारी को हटाने में मदद करें। तो आज का जो शीर्षक है वो कोविड बीमारी के ऊपर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जो भी इससे रिलेटेड जानकारी जिसका एक्सपीरियंस मुझे है, क्योंकि हमारा भी कोविड हॉस्पिटल है तो हम लोगों को एक्सपीरियंस है पेशेंट्स को डील करने में, जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सेशन लगभग 20 से 30 मिनट का रहेगा। इसमें जो भी मेरा एक्सपीरियंस या मेरी जानकारी है वो मैं सब आपसे शेयर करूँगा। सेशन के अंत में 5-10 मिनट का जो भी इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा, उसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल जवाब रहते हैं तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा 5-10 मिनट का, वो हम आखिरी में लेंगे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले है कि जो कोरोना बीमारी है ये एक महामारी है। महामारी वो कहलाती है जब एक कॉन्टिनेंट से ज़्यादा बीमारी फैल जाए, और ये पूरे विश्व में फैल चुकी है, तो इसलिए इसे महामारी का नाम दिया गया है। ये होता है कोरोना वायरस से, जो कि एक नॉवेल नए तरह का वायरस है जो इसके पहले कभी देखा नहीं गया है। ठीक है, इसके फैलता कैसे है? ये जो कोविड बीमारी है ये किसी संक्रमित पेशेंट से दूसरे लोगों को फैलता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है, मतलब कि जो भी आप खांसते हैं, छींकते हैं या फिर आपस में बातचीत करते वक्त जो आपके मुंह से ड्रॉपलेट निकलते हैं, ये उसके ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुंचता है। पहला संक्रमण का इसका रूट ये है। दूसरा, जो भी संक्रमित व्यक्ति जो है, अगर वो किसी चीज़ को हाथ लगाता है और दूसरा कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन उसी चीज़ को हाथ लगा ले तो उससे उसको हो सकता है। इसे हम फोमाइट ट्रांसमिशन बोलते हैं। जब आपका जो भी संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो किसी चीज़ को हाथ लगाए या किसी चीज़ को छुए और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को छू रहा है या यूज़ कर रहा है, उससे उसको संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसीलिए जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो दूरी बना कर रखें और वो मास्क पहने, ताकि उनसे संक्रमण का खतरा दूसरे लोगों को कम रहे। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स पहले जो पहला वेव था वो उसमें सिम्टम्स कुछ अलग थे, ये वेव में सिम्टम्स कुछ अलग है। इसका कारण ये है कि कोविड के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, सिर्फ एक स्ट्रेन से कोविड नहीं होता है। कोविड एक वायरस है। वायरस की एक खासियत होती है कि वो अपने आप अपने अंदर के उसको म्यूटेट करता रहता है, ताकि चेंज होता रहता है, ताकि वो होस्ट के अंदर घुस सके और उसमें बीमारी पैदा कर सके। तो जो इसके सिम्टम्स हैं, अभी जो प्रेजेंटली सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसमें फीवर एक मेन सिम्टम देखने को मिल रहा है। आज के जो सेकेंड वेव है कोविड में, जो नया स्ट्रेन आया है, उसमें फीवर बहुत दिनों तक भी देखने को मिलता है, कई लोगों को 1-2 दिन के लिए रहता है। जो भी हो, फीवर एक उसका सिम्टम है। ये लो ग्रेड भी हो सकता है, मतलब 100 के नीचे भी हो सकता है, और हाई ग्रेड भी हो सकता है। दूसरा, सिर दर्द, बदन दर्द हो सकता है पेशेंट को। तीसरा, खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है। चौथा,
ये तो हुए मेजर सिम्टम। दूसरा जो है जैसे कि लूज मोशन, बहुत पेशेंट्स को लूज मोशन हो रहे हैं, वो भी एक कोविड का ही सिम्टम है। तो अगर किसी को लूज मोशन है तो ये ना समझें कि उसे कोविड नहीं है, उससे भी कोविड हो सकता है। साथ में आपका सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है पेशेंट को। इसके अलावा उसको उसकी स्मेल, जो सूंघने की क्षमता है वो ख़त्म हो सकती है, जो टेस्ट करने की क्षमता है वो ख़त्म हो सकती है। ये मेजर सिम्टम्स हैं। इसके अलावा शरीर पे रैश हो सकती है, खुजली हो सकती है और एक रैश उत्पन्न हो सकती है, वो भी कोविड का सिम्टम है। तो आज के डेट में जो भी कोई सिम्टम आपको मिल रहा है या जो भी कोई फीवर आ रहा है किसी भी पेशेंट को, तो उसे माना जाता है कि वो कोविड का ही फीवर है, अनटिल अनलेस हम टेस्ट करके उसे नेगेटिव घोषित करें कि हाँ भाई ये कोविड का फीवर नहीं है, तो ही उसको दूसरा फीवर माना जा रहा है। तो फीवर सबसे ज़रूरी सिम्टम है। किसी को भी घर में अगर फीवर आ रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करें। ये ना सोचे कि ये तो सर्दी खांसी नॉर्मल फ्लू का फीवर है और ये ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, ऐसा नहीं करना है। हमें जल्द से जल्द उसे पहचानना है और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। ठीक है, पहला तो हुआ ये कैसे फैलता है। मैं एक छोटी सी ब्रीफिंग आपको देता हूँ कोविड के बारे में। जो नया स्ट्रेन आया है, जो पहला वेव था उसमें स्ट्रेन दूसरा था। अभी यूके, साउथ अफ्रीकन और अमेरिकन और इंडियन ऐसे बहुत सारे स्ट्रेन्स आ गए हैं। हमारे इंडिया में एक अलग स्ट्रेन आया है, उसे कहते हैं डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, जो कि B.1.167 स्ट्रेन है। ये एक बहुत ही खतरनाक तरह का स्ट्रेन है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि एक तो ये डबल म्यूटेट होकर आया है, दूसरी चीज़ इसमें जो टेस्ट होता है, एक एंटीजन टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, दूसरा होता है RT-PCR टेस्ट। ये दोनों टेस्ट नेगेटिव हो रहा है इस स्ट्रेन में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोविड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव हुआ या आपको RT-PCR टेस्ट नेगेटिव हुआ तो आपको कोविड नहीं हो सकता। नहीं, फिर भी आपको कोविड हो सकता है। यही स्ट्रेन की खासियत है, इसलिए हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा, ये स्ट्रेन के वायरस अभी जो सेकेंड वेव है इसमें यंग पर्सन्स को, पेशेंट्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब यंग पेशेंट्स भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। पहले वाली वेव में सिर्फ जो वृद्ध पेशेंट थे, 60 ईयर्स 50 ईयर्स के ज़्यादा एज वाले पेशेंट थे, उन्हें संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता था। पर इस स्ट्रेन में यंग पेशेंट को ज़्यादा खतरा है साथ ही साथ ये जो स्ट्रेन का वायरस है ये मोर इन्फेक्शियस है। मतलब एक आदमी से संक्रमण का खतरा बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा है पिछले वेव के मुकाबले। तीसरी चीज़, ये बहुत जल्दी सिम्टम डेवलप कर रहा है इस वायरस के संक्रमण वाले लोग। मतलब पहले के टाइम में 8-10 दिन लगते थे सिम्टम डेवलप करने को, अभी 3-5-6 दिन में सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। और डिजीज़ जो है वो बहुत सीवियर होती जा रही है। यंग पेशेंट्स में भी काफ़ी, जिनको कोई कोमॉर्बिड बीमारी नहीं है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिनको नहीं है, उन्हें भी सीवियर डिजीज़ हो रही है। तो ये स्ट्रेन थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेन है, इसीलिए हमें सावधानी ज़्यादा अच्छे से बरतनी होगी इसमें। सबसे पहले इसमें लक्षण जो है वो मैंने आपको बता दिए। इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बीमारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पहला दिन। जो आपको सिम्टम का पहला दिन है वो आपको अच्छे से रिकग्नाइज करना आना चाहिए। जो फर्स्ट डे ऑफ इलनेस होता है वो आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें तो एक दिन फीवर हुआ था, उसके बाद हम नॉर्मल हैं, अभी हमको 7-8 दिन के बाद अचानक से सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। तो वो सांस लेने में तकलीफ पहला दिन नहीं है। जब आपको पहले दिन फीवर आया था उसे पहला दिन माना जाएगा। इसीलिए छोटे से छोटा सिम्टम भी हो तो अपने डॉक्टर से प्लीज़ सलाह लें। तो जो इसमें ये चीज़ है कि जो इस वायरस का संक्रमण है ये बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए हमें शुरू से ही सतर्कता बरतनी चाहिए। इसमें एक चीज़ ये है कि घर में हम लोग क्या इलाज कर सकते हैं। जैसे घर में इलाज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रिवेंशन के लिए मैं आपको बता दूं, इस बीमारी को प्रिवेंट करना, मतलब होने से बचाव ही सबसे बड़ा हमारे पास अभी के वक्त में हथियार है। अगर आप इस बीमारी से बच जाएंगे तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। बचने के लिए हमको घर में नॉर्मल सी चीज़ें करनी है। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई कर सकता है। आपको घर में अपने सिम्टम्स का ध्यान रखना है, बाहर वाले व्यक्तियों से नहीं मिलना है, घर पे ही रहना है। जितना ज़रूरी है सिर्फ घर पे रहें। प्लीज़ स्टे एट होम। जितना ज़रूरी है घर पे रहें, बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो यंग लोग हैं बहुत घर से बाहर निकल रहे हैं कि भाई बहुत दिन हो गए लॉकडाउन में, बोर हो गए हैं, दोस्तों से मिलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप लोग बाहर निकलते हैं, आप लोगों को संक्रमण होता है। जो यंग लोग हैं वो तो फिर भी उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो बच जाते हैं, लेकिन घर पे आपके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दूसरे अडल्ट लोग हैं, उनको संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और उन्हें बीमारी हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। इसलिए यंग लोगों से मेरी खास करके अपील है कि घर पे रहें, पहला। दूसरा, घर पे हमें जो नॉर्मल चीज़ें हैं आप अपना काम कर सकते हैं, साथ में आपको अपना डाइट प्रॉपर रखना है।
डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी सब्जियां, जो सिट्रस फ्रूट है स्पेशली, जो भी संतरा हो गया या मौसम्बी हो गया, पपाया हो गया, लेमन जूस हो गया, ये सब जो विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी डाइट है, ये ज़रूर अच्छे से लें। साथ में व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज 20 से 30 मिनट की रोज़ की एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे आप योगा करें, चाहे साइकिलिंग करें, चाहे घर पे साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, जो करना है करिए, लेकिन 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, हमें हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड से मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लेना है, पानी अच्छी पर्याप्त मात्रा में लेना है, जूसेस अच्छी मात्रा में लीजिए, अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, ठीक है। ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा। इसके अलावा घर पर स्टीम इन्हेलेशन ज़रूर लें। स्टीम इन्हेलेशन एक बहुत ही कारगर उपाय है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। रोज़ कम से कम 3 बार स्टीम इन्हेलेशन 10 से 15 मिनट के लिए लें। सिंपल स्टीमर आता है घर में, जिसमें आप पानी डाल के स्टीमुलेशन ले सकते हैं। स्टीमुलेशन का फ़ायदा क्या है? स्टीमुलेशन क्या करता है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से संक्रमित हो भी गए, तो आपका जो वायरस है वो आपके नेज़ल कैविटी में 3 से 5 दिन के लिए रहता है। अगर आप स्टीम लेते हैं तो स्टीम में जो गर्म भाप है वो वायरस की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करने में मदद करता है और वायरस को रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए रोकता है। तो स्टीम इन्हेलेशन एक बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है घर में रहते हुए व्यक्तियों को जो इस डिजीज़ से प्रिवेंशन चाहते हैं। मान लीजिए किसी को संक्रमण हो भी गया, उसके लिए भी स्टीम इन्हेलेशन बहुत ज़रूरी है, उसे ठीक होने में ये बहुत ज़्यादा मददगार करता है। इसके अलावा घर पर हम प्रोन पोजीशनिंग, जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ वो भी, जिन्हें संक्रमण हुआ उनके लिए तो ज़रूरी है ही। प्रोन पोजीशन बहुत एक अच्छी उपाय है अपने लंग्स की एयर कैपेसिटी या ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने के लिए। प्रोन पोजीशन मतलब आपको पेट के बल लेटना है। हर 2 से 3 घंटे में आधे घंटे के लिए पेट के बल लेटिए। नीचे यहाँ पे छाती के नीचे तकिया रखिए और पेट के बल आराम से लेटना है। ये हमारे जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पीछे तरफ के जो लंग्स होते हैं उनको एल्वेलाई, वहाँ के एल्वेलाई खोलने में मदद करता है। इससे ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाता है। ये जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही। अभी हम लोग सब लोग सारे हॉस्पिटल्स में प्रोन पोजीशन प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए भी, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। तो घर पे रह के आपको ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अब बारी आती है कि हमें घर पे, अगर मान लीजिए हमको संक्रमण होता है तो हम घर पे रहें या फिर हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर है कि भाई हमें कोरोना हो गया, हमें तो तुरंत अस्पताल में एडमिट होना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिसे कोरोना है उसे अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो कोरोना बीमारी है वो 3 भागों में विभाजित की जाती है: माइल्ड डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़, सीवियर डिजीज़। माइल्ड डिजीज़ जो है उसमें आपका सैचुरेशन अगर 94% के ऊपर आ रहा है, 94% से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब आपको माइल्ड डिजीज़ है। अगर आपने सीटी स्कैन कराया है, सीटी स्कैन में स्कोर अगर आपका 8 से कम है तो आपको माइल्ड डिजीज़ है। अगर आपको बुखार, खांसी 2-4 दिन के बाद आपकी ठीक है और कोई सिम्टम्स आपके ख़राब नहीं हो रहे हैं तो आपको माइल्ड डिजीज़ है। साथ ही साथ जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, अगर वो आपके नॉर्मल लेवल में या थोड़े बहुत डिलेंस हैं तो आपको माइल्ड डिजीज़ है। जिन लोगों को माइल्ड डिजीज़ है उनको अस्पताल में भर्ती होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराएं मत और घर पे रह के भी आप बिल्कुल अपना इलाज करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो सीवियर डिजीज़ है, जिनको मॉडरेट डिजीज़ है, सीवियर डिजीज़ है, जिनको वाकई में बेड की ज़रूरत है अस्पताल में, उन्हें बेड अवेलेबल हो पाएगा। तो माइल्ड डिजीज़ में आप घर पे रह के कर सकते हैं। इसमें आपका एक और मार्कर आपको आजकल स्टडीज़ बताती हैं कि एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, वो आप बिल्कुल घर पे ट्राई कर सकते हैं। आप जो भी पेशेंट्स हैं जिनको कोविड डिजीज़ है, जिनको कोविड बीमारी है, जो कोविड पॉजिटिव हैं, वो 6 मिनट का वॉक करिए और 6 मिनट का वॉक करने से पहले अपना एक बार सैचुरेशन, जो ऑक्सीमीटर पे, पल्स ऑक्सीमीटर पे सैचुरेशन हम चेक करते हैं, वो चेक करें और 6 मिनट वॉक करने के बाद फिर से सैचुरेशन चेक करें। अगर 5% या उससे ज़्यादा की गिरावट आ रही है सैचुरेशन में, मतलब कि आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है या आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। ये आप एक बहुत ही सादा सिंपल सा टेस्ट है, घर पे भी आप कर सकते हैं। ये मैक्सिमम इसका यूज़ है तीसरे से छठे दिन, जो सिम्टम्स का तीसरे से छठा दिन है उस टाइम में आप करके कर सकते हैं।
जो कोविड के सिम्टम्स हैं शुरुआती 5 दिनों में उतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है, लेकिन जो सेकेंड वीक है, जो दूसरा हफ्ता रहता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप घर पे रह के इलाज अपना कर रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो जो दूसरा हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छठे 7वें दिन के बाद से आपको अपने लक्षण बिल्कुल मॉनिटर करने पड़ेंगे। आपको अपना सैचुरेशन मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको अपना पल्स, टेम्परेचर, ये सब प्रॉपर्ली लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा हफ्ता है जिसमें पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बैड हो गए हैं। उसका भी कारण है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। घर में रह के आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको आवश्यकता नहीं है, साथ ही साथ लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि सर हमने तो डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने दवाई लिख दी, अब हम 10 दिन बाद आ रहे हैं और हमारा CT स्कोर एकदम चमाचान से बढ़ गया। उसमें आपको ये करना है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो मॉनिटर करना ही है, साथ ही साथ आपको ब्लड टेस्ट करवाते रहना है। हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आपको आपके ब्लड टेस्ट रिपीट कराना है, ताकि आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जैसे कि D डायमर, CRP, LDH, सीरम फेरेटिन, इसके लेवल्स आपको चेक करना है। उसमें CRP बहुत अच्छा मार्कर है, उसको अपने को ट्रेंड देखना है, मतलब कि वो बढ़ रहा है और कितने तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर CRP बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, या आपको फीवर आ रहा है 101, 102, 3 दिन तक लगातार फीवर है, पैरासीटामोल खाने के बाद भी आपका फीवर नहीं उतर रहा है, या फिर आपको परसिस्टेंट कफ है, खांसी है, आपको 3-4 दिन से लगातार खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब है आपको अपना CT स्कैन करवाना चाहिए और आपको हो सकता है कि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। अब एक सवाल आता है कि हमें सिम्टम्स डेवलप जब हो रहे हैं तो हम टेस्ट कब करवाएं। जब भी आपको पहला दिन हो आपका सिम्टम का, तो उससे तीसरे से 5वें दिन आप अपने ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। पहले दिन डर के एकदम जाके ब्लड टेस्ट, CT स्कैन सब कुछ नहीं कराना है, सब कुछ आपका नॉर्मल आएगा। पहले 3-4 दिन तक सब कुछ आपका नॉर्मल आता है, क्योंकि पहले 3-4 दिन में वायरस अपने शरीर में रेप्लिकेट करता है, उसके अगेंस्ट शरीर अपना संक्रमण को रोकने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन इस दौरान आपके जो टेस्ट हैं उसमें कुछ भी फाइंडिंग ज़्यादा नहीं आती, इसलिए जो ब्लड टेस्ट हैं वो लगभग 3 से 5वें दिन में अपने ब्लड टेस्ट करवाइए। साथ में जो आपको CT स्कैन करवाना है, पहले तो CT स्कैन आप लगभग सारे लोग अपने डॉक्टर से सलाह के बिना CT स्कैन मत कराइए। अगर आपको कराना नहीं है तो लगभग 4 से 6वें दिन के बीच में CT स्कैन करवाइए, क्योंकि जो CT चेस्ट में चेंजेस आते हैं वो इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा आते हैं। शुरुआती दिनों में अगर आपने CT स्कैन कराया तो आपका स्कोर 0, 1, 2 ऐसा हो सकता है, और उसके बाद अचानक से आप देखते हैं कि 10वें दिन आपने CT स्कैन रिपीट कराया, पेशेंट को घबराहट होने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और एकदम से CT स्कैन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने बहुत जल्दी CT स्कैन करा लिया। इसलिए पहले दूसरे दिन CT स्कैन कराने की आवश्यकता नहीं रहती है, अनलेस आपको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हों। इसके अलावा घर में जो भी इलाज कर रहे हैं उनके लिए मुझे बताया गया था कि आप लोगों की एक क्वेरी है कि घर में जो इलाज कर रहे हैं, जो केयर टेकर्स हैं, उनके लिए क्या उपाय है, कैसे वो लोगों का ख्याल रखें। जैसे घर में किसी के माता पिता हैं जो इन्फेक्ट है, तो उनका ख्याल कैसे रखा जाए। सबसे पहले आपको ये सब तो न्यूज़ में आप लोग देख ही रहे हैं कि आपको मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, वही प्रैक्टिस हमें यहाँ भी करनी है। आप बिल्कुल घर में अपने जो भी व्यक्ति हैं उनकी केयर टेकिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा खतरा ज़रूर है, लेकिन अस्पताल से तो बेहतर है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको डबल मास्किंग करनी है। आजकल डबल मास्किंग का यूज़ ज़्यादा हो गया। आपके पास अगर मास्क है तो 2 मास्क पहनिए। सबसे अच्छा जो मास्क है वो N95 का मास्क है। N95 का मास्क ऐसा होता है, ये है N95 का मास्क। N95 का मास्क इसके लिए अच्छा है क्योंकि ये आपके नोज़ और माउथ को पूरी तरह से ढक लेता है, तो आपको इसमें डबल मास्क की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल 3 प्लाई मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक दूसरा मास्क ही यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फेस शील्ड यूज़ करनी है। आपको भी डबल मास्क पहनना है, फेस शील्ड यूज़ करना है। जो पेशेंट है उन्हें भी डबल मास्क पहनाना है और फेस शील्ड यूज़ करवाना है। उसके बाद आप ग्लव्स पहन के उनके पास जाइए। उनका जो भी काम है, उनको खाना खिलाना है, उनको जो भी दवाइयाँ देनी है वो दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से बिना शरीर को या किसी अंग को टच करते हुए आप ग्लव्स उतार के सैनिटाइज कर लीजिए या हाथ धो लीजिए। पेशेंट को पास जाने से पहले और जाने के बाद में, कुछ भी छूने से पहले और छूने के बाद में आपको साबुन से हाथ धोना है 20 सेकंड के लिए। साबुन से 20 सेकंड के लिए हाथ धोना है, या फिर सैनिटाइज़र को अच्छे से यूज़ करना है, पूरी जगह पे लगाना है। ये दोनों प्रैक्टिस करना है, तभी आप पेशेंट के पास जाइए। और उसके बाद आने के बाद भी आपको ये प्रैक्टिस करना है। तो घर में जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके पास जाएँ तो मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड पहन के जाएँ। दूसरी चीज़, उनके जो भी यूज़ की चीज़ें जैसे खाने के बर्तन हो गए या कपड़े हो गए, वो आप डायरेक्टली मत टच करिए।
जो कपड़े हैं उसको आधे घंटे साबुन के पानी में डुबो के रखिए, और जो बर्तन है उनको भी साबुन के पानी में डुबो के रखिए, और उसके बाद उनको ग्लव्स पहन के आप धो सकते हैं। तो उससे संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा घर पे रह के हमें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो मैंने आपको बताया, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, साबुन से हाथ धोना है, ये सब तो आपको वैसे भी प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक कैसे रहा जाए। ये अपने इंडिविजुअल के लिए है। अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि कोरोना का जो सेकेंड वेव चल रहा है उसमें वायरस के स्ट्रेन बदल रहे हैं, बहुत ही भयावह तरह का वायरस का स्ट्रेन आया है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, बहुत सीवियर डिजीज़ हो रहा है, यंग पेशेंट अफेक्ट हो रहे हैं, जो अपनी डेथ रेट है वो बढ़ गई है। पर इस सब के बीच में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनका स्कोर 7-8 है, लेकिन वो इतना डरते हैं अंदर से कि वो ठीक ही नहीं हो पाते। 15-15, 20-20 दिन तक बेड में रहने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते। इसके बनस्पत ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनके स्कोर 15, 16, 17, 18 हैं, जो 7-7, 8-8 दिन में ठीक होकर घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बनाए रखें। तो आपको भी यही करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बना के रखना है। तो जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं वो ज़्यादा करिए, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं या लोगों से बात कर सकते हैं फ़ोन पर। नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग, इन लोगों को प्लीज़ अवॉइड करिए। और नेगेटिव न्यूज़, हमारा लोगों की टेंडेंसी होती है, हमारा ध्यान नेगेटिव न्यूज़ पे ज़्यादा जाता है। अरे बाप रे, आज इतनी डेथ्स हो गई, अरे इतने आज कोरोना। आप ये मत देखिए, आप ये भी तो देखिए कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का जो ओवरऑल क्योर रेट है वो 82% है, मतलब 82% लोग ठीक हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, एमपी में 86% रेट है। तो आप इस पे फोकस करिए कि सिर्फ 17 से 18% लोग जो है वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या 15% लोग ठीक नहीं, 85 से 86 से 90% तक लोग ठीक हो पा रहे हैं। तो आपका फोकस उस पर रहना चाहिए। और ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, सब कोई कर सकते हैं। तो हम घर पे रह के जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस जो अभी मैंने आपको बताई वो कह के अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, तो क्यों ना उसे करें। पहला चीज़ वो। साथ ही जो आपकी पॉजिटिव रहने के लिए मदद करते हैं वो है आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज बहुत मदद करता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए वो भी होता है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज वालों से सबसे बात करिए, ताकि एक दूसरे से हम मिलकर एक दूसरे को सहारा देते हुए चले, ताकि एक दूसरे को पॉजिटिव हम रख सकें। किसी को अगर डिप्रेशन हो रहा है, जो कि बहुत कॉमन है, तो उससे घबराइए मत, आप बात करिए और पॉजिटिव रहिए। इसके साथ साथ आपको सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अब कई जगह मैसेज आते हैं, बहुत गलत वीडियोस लोग डाल रहे हैं। इसे प्लीज़ अवॉइड करिए। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा कि एक आदमी बता रहा है कि भाई मास्क से कोरोना फैल रहा है। ये बहुत ज़्यादा गलत न्यूज़ है। मास्क ही है जो अभी तक इतने लोगों को बचाए हुए है। मास्क नहीं होता तो कोरोना पता नहीं कौन सा रूप ले चुका होता। तो मास्क यूज़ करने का तरीका होता है, उस तरीके को आप जानिए, तभी आप बराबर इन्फॉर्मेशन वो कर पाएंगे। एक वीडियो में ऐसा है कि ये सब सरकार की साजिश है और दवाई कंपनियों की ये है कि कोई कोरोना बीमारी नहीं है, और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। कोरोना बीमारी है, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग ने बाकायदा मॉनिटर किया है पेशेंट्स को, सीटी देखे हैं, सीटी में चेंजेस देखे हैं, फिर उनको ठीक होते हुए दिखा है। तो बिल्कुल ये सब जो नेगेटिव न्यूज़ है, गलत अफवाहें हैं, जो गलत वीडियोज़ हैं व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे, उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी है? जी हाँ, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपका मास्क पहनना ज़रूरी है, जैसे आपका सैनिटाइज़र यूज़ करना ज़रूरी है, जैसे आपका हाथ धोना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन से पेशेंट्स बच रहे हैं। वैक्सीनेशन से अगर आपको कोविड हो भी गया, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको कोविड नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल कोविड हो सकता है, पर आपको माइल्ड डिजीज़ होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी, खांसी, बुखार ये होगा, और आप घर पे रह के ठीक हो जाएंगे। मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ आपको नहीं होगा। कोविड से आपकी मृत्यु नहीं होगी अगर आपको वैक्सीनेशन लगी है तो। वैक्सीनेशन में बहुत अच्छी कारगर वैक्सीनेशन है इंडिया में, जो दोनों वैक्सीनेशन बनी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों ही अच्छी वैक्सीन है, दोनों की एफिकेसी बहुत अच्छी है। तो पहली फुर्सत में वैक्सीन लगवाइए जिसने वैक्सीन नहीं लगवाया है। अब तो 18 से ऊपर वाले एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। तो मेरी अपील है यंग जनरेशन से, प्लीज़ 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 गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। आपको 2 डोज लगने हैं, चाहे आप कोवैक्सीन लगवाइए, चाहे आप कोविशील्ड लगवाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोवैक्सीन थोड़ी बहुत
19-20 में थोड़ा बहुत ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम है और सेकेंड डोज उसका थोड़ा सा कम ड्यूरेशन में लगवाना पड़ता है, बट अल्टीमेटली एंड रिजल्ट दोनों का सेम है। वैक्सीनेशन से ज़्यादा दूर ना जाए, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी कोविड बीमारी से रिकवर होकर निकला हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। मुझे हल्का फुल्का बुखार हुआ था, कमज़ोरी हुई थी, खांसी हुई थी, और मैंने घर पे रह के अपना इलाज किया और मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने अपना CT स्कैन करवाया तो मेरा स्कोर 0 आया है। इसका मतलब क्या है? मैंने वैक्सीन लगवाया था, इसीलिए मैं कोविड से ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो पाया हूँ। मेरे दोनों डोजेज़ वैक्सीनेशन के फरवरी में ही कंप्लीट हो चुके थे, तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी थी। इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जो कोई बोलता है कि वैक्सीनेशन से ये होता है, वो साइड इफ़ेक्ट होता है, सब गलत है। वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ़ है और सबको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लग सकती, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले वैक्सीनेशन कौन सी लगाएं? कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 2 वैक्सीन हैं, आप दोनों लगवा सकते हैं। जो भी अवेलेबल हो आप वो लगवाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोवैक्सीन है तो हम कोवैक्सीन का वेट करेंगे और 2 महीने बाद लगाएंगे, ये गलत है। आपको अगर कोविशील्ड मिल रही है, आप कोविशील्ड लगवाइए। कोविशील्ड में बस ये एक है कि आपको जो सेकेंड डोज लगना है वो 6 से 8 हफ्ते में लगना है, और कोवैक्सीन का पहला डोज के बाद दूसरा डोज आपका 4 से 6 हफ्ते में लगना है। जो वैक्सीन है उसका क्या काम है? वैक्सीन में हम एकदम जो मरा हुआ या एकदम कमज़ोर वायरस आपके शरीर में डालते हैं, उसके बाद शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है। जो शरीर है उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है अपने शरीर में, और वो एंटीबॉडी आपको कोरोना से लड़ने में मदद करती है। अगर आपको वैक्सीनेशन लगी है तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो सेकेंड डोज के 2 से 3 हफ्ते बाद आपकी प्रॉपर इम्यूनिटी शरीर में डेवलप हो जाएगी। पहले डोज के बाद नहीं, सेकेंड डोज के भी 2 से 3 हफ्ते के बाद प्रॉपर आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो आपको उतने ड्यूरेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर उस बीच आपको कोरोना होता है तो भी चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। वैक्सीन लगवाने के बाद आप सुपर हीरो नहीं बन जाएंगे। आपको जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो वैसे की वैसे फॉलो करना है। आपको मास्क पहनना है, आपको हाथ धोना है, सैनिटाइज़ करना है, दूरी बना के रखनी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये करना ही करना है। तो वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है, पर यह है कि वैक्सीनेशन से आपको माइल्ड डिजीज़ होगा। वैक्सीनेशन वाले पेशेंट 99% पेशेंट माइल्ड डिजीज़ होकर ठीक हुए हैं। उनका जो डेथ रेट है, उनका सिवेरिटी का जो रेट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोगों को हुआ है। इसलिए आपको वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। अब लोग वैक्सीनेशन लगाने से डर रहे हैं, बोले हम वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे, हमको लोग मिलेंगे और हम संक्रमित हो जाएंगे। वो तो आप वैसे भी हो सकते हैं। आप मार्केट जाएंगे, आप घर बाहर से कोई आपका व्यक्ति बाहर काम कर रहा है, घर आएगा, वो भी आपको संक्रमण दे सकता है। पर आप ये देखिए कि वैक्सीनेशन से आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। आपकी जान बच रही है, आपको सीवियर डिजीज़ नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल जाके वैक्सीनेशन लगवाइए। वैक्सीनेशन के लगवाने के बाद आपको हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, कुछ लोगों को, सबको नहीं। हरारत हो सकती है, हाथ पैर में दर्द हो सकता है। उसका उपाय सिंपल, पैरासीटामोल गोली खाइए, उससे ठीक हो जाएगा। 1 या 2 दिन में आपका बुखार, आपकी कमज़ोरी सब ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। किनको वैक्सीनेशन नहीं लग सकती है? सबसे पहले जिनको एक्टिव कोरोना डिजीज़ है, कोविड जिनको है, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है। आपके शरीर में ऑलरेडी कोविड है, आप और वैक्सीन से वो वायरस अंदर लेंगे, वो आपको नहीं करना है। जिनको कोविड है, जिनको ज़रा से भी सिम्टम्स हैं, वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, वो वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकती, उन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगेगा। तीसरा, वो लोग जिनको कभी एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हुआ है पहले डोज से, मतलब कोई भी जो अपन एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसका एक सीवियर फॉर्म बोलता है एनाफिलैक्सिस रिएक्शन, अगर किसी को पहले डोज के बाद एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हुआ है या एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है। या जिनको हिस्ट्री है, किसी भी दवाई लेने से उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि हम वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं। अगर वो कहते हैं तो ही वैक्सीन लगवाइए। तीसरा। चौथा, जिनको भी कोई बहुत ही सीवियर बीमारी है, जो हॉस्पिटलाइज है किसी और बीमारी की वजह से, सीवियर बीमारी है, जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन है, उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है। बाकी सब लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और पहली फुर्सत में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके शहर में या जब भी आपके आसपास में वैक्सीन अवेलेबल हो, प्लीज़ जाके वैक्सीन लगवाइए। इसके बाद अब बात आती है, आजकल लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन की। प्लाज्मा डोनेशन कैसे करें? वो व्यक्ति जिनको संक्रमण हो चुका है, जो कोविड से ठीक हो चुके हैं या जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, पर एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में टाइम लगता है। एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद आपका एक एंटीबॉडी टाइटर का टेस्ट होता है। अगर उस टाइटर में आपका एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर एंटीबॉडी का अमाउंट है आपके शरीर में, तब आप अपना ब्लड डोनेट करके प्लाज्मा
डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन बहुत अच्छा उपाय है, बहुत पेशेंट्स को हेल्प भी मिल रही है, लेकिन अभी की स्टडीज़ बोलती हैं कि प्लाज्मा थेरेपी 100% इफेक्टिव नहीं है, सब पेशेंट्स में ये इफेक्टिव नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी भी अगर आपने 9-10 दिन के अंदर शुरू की है, 9-10 दिन के अंदर पेशेंट को दी है, तभी पेशेंट को फ़ायदा होता है, वो भी सभी पेशेंट को नहीं। इसलिए ये इसमें थोड़ा सा डिवीज़न है डॉक्टर्स के बीच में कि प्लाज्मा थेरेपी हेल्पफुल है कि नहीं है। खैर, अपना मुद्दा वो नहीं है, अपना मुद्दा ये है कि अगर किसी को प्लाज्मा डोनेट करना है, बिल्कुल आप डोनेट कर सकते हैं। आपको एंटीबॉडी टाइटर करवाना पड़ेगा। अगर एक स्पेसिफिक लेवल होता है, वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। अगर स्पेसिफिक लेवल के ऊपर आपका एंटीबॉडी टाइटर जाता है, तब आप एलिजिबल हैं कि आपका प्लाज्मा पेशेंट को लगाया जा सकता है। तो आपको अगर डिजीज़ हुई है, कोविड हुआ है, या फिर आपने वैक्सीन लगवाया है, वैक्सीन लगवाने के सेकेंड डोज के 2-3 हफ्ते बाद आप अपना एंटीबॉडी टाइटर चेक करवा सकते हैं। अगर वो एंटीबॉडी टाइटर सफिशिएंट है तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर क्या है और क्यों लगना है, क्या हेल्पफुल है, ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है। रेमडेसिविर अकेला दवाई नहीं है जिससे कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको रेमडेसिविर लगेगा तभी आप ठीक होंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रेमडेसिविर जो है हमारे शरीर के अंदर वायरस रेप्लिकेट करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है, बढ़ता है, उसको रोकने का काम करता है। और जो रेप्लिकेशन है वो 8-9 दिन के अंदर ही होता है। उसके बाद वायरस रेप्लिकेट करना बंद कर देता है। उसके बाद वायरस के घुसने के बाद जो अपना इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसके कारण जो शरीर में चेंजेस आते हैं, उसके कारण सीवियरिटी बढ़ती है और उसके कारण हम बीमार ज़्यादा होते हैं। तो जो रेमडेसिविर है वो अगर 9 दिन के अंदर, 8-9 दिन के अंदर अंदर लगाया गया तो ही वो फ़ायदेमंद है, और वो भी मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में। माइल्ड डिजीज में रेमडेसिविर का कोई काम नहीं है। इसलिए सब लोग जो रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं, प्लीज़ भागना बंद कर दीजिए। आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर डॉक्टर बोलता है कि रेमडेसिविर की ज़रूरत है तभी लगवाइए, अन्यथा रेमडेसिविर नहीं लगवाइए। रेमडेसिविर से आपकी जान नहीं बचेगी। रेमडेसिविर का मॉर्टेलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि मॉर्टेलिटी पे इसका कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, रेमडेसिविर का फ़ायदा किसको है? जिसको मॉडरेट डिजीज़ है, जिसका स्कोर 8, 9, 10 से ज़्यादा है, जिसका सैचुरेशन लेवल 94% से कम है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, उसको रेमडेसिविर काम करे। कब? जब आपने रेमडेसिविर सिम्टम सिम्टम्स को पहला दिन लेके 9 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रेमडेसिविर लगवाया है तब। अगर आप 10 दिन के बाद रेमडेसिविर लगवाते हैं तो तब रेमडेसिविर का कोई काम नहीं है शरीर में। इसीलिए रेमडेसिविर के पीछे मत भागिए। रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है। रेमडेसिविर नहीं भी लगेगा तो भी पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मैंने अपने अस्पताल में 17, 18, 19 स्कोर वाले पेशेंट्स को ठीक किया है बिना रेमडेसिविर के। तो इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना बंद कर दीजिए। हाँ, रेमडेसिविर ज़रूर फ़ायदा करता है। उसका फ़ायदा ये है कि वो हॉस्पिटल स्टे, जो आपका हॉस्पिटल स्टे जैसे 10-12 दिन का होने वाला है, तो उसको कम कर देता है अगर टाइमली लगाया गया और प्रॉपर इंडिकेटेड वे में लगाया गया तब। अगर आपका स्कोर 9-10 से ज़्यादा है, अगर आपको सैचुरेशन 94% से कम आ रहा है और आपको ज़्यादा मॉडरेट डिजीज़ या सीवियर डिजीज़ है, तब आपका रेमडेसिविर हेल्प करेगा। तो रेमडेसिविर अकेला ट्रीटमेंट नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे स्टीरॉयड्स हैं, ब्लड थिनर हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं जिससे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ओके, मोर और लेस हमने सारे चीज़ें कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपका क्वेश्चंस मैं थोड़ी देर में लेता हूँ। 1-2 चीज़ें और हैं, उन पर पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर सेशन अपन लेंगे। एक 10 कमांडमेंट्स मैंने बनाए हैं कोविड प्रिवेंशन के लिए, तो ये आप ज़रूर नोट करिए। ये 10 कमांडमेंट्स आपको ज़रूर फॉलो करना है अगर आपको कोविड से बचना है तो। नंबर 1, स्टे पॉजिटिव। ऑलवेज 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 स्टे पॉजिटिव। घबराने से, डरने से कुछ नहीं होगा। गब्बर सिंह का डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। आधे से ज़्यादा लोग कोरोना से नहीं मरते हैं, डर से मर जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे हैं जिनमें उनके रिलेटिव को कोरोना हुआ और पेशेंट डर गया और उनको हार्ट अटैक आ गया। ऐसे भी केसेस हुए हैं। इसलिए डरिए मत। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। नेचर ने हमें ये बहुत अच्छी चीज़ दी है कि इस वायरस का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। 85, 90, 95% तक इसका रिकवरी रेट है। इसीलिए डरना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत सीवियर केसेस भी ठीक हुए हैं। 17, 18, 19, 20 स्कोर वाले भी पेशेंट्स ठीक हुए हैं, दैट टू विदाउट रेमडेसिविर। इसलिए डरना नहीं है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत मदद करता है आपको सीवियर से, मॉडरेट से, माइल्ड से ठीक करने में। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और डरिए मत।
दूसरा कमांडमेंट, प्रॉपर डाइट। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डाइट से ही हमें इम्यूनिटी आती है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में बहुत मदद करती है। इसलिए प्रॉपर डाइट लें, हरी सब्जियां, फल, खाना, जो भी आप घर में प्रॉपर डाइट ले रहे हैं बाकायदा लें। स्पेशली विटामिन सी एंड रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ज़्यादा खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम हमेशा अच्छा रहेगा। तीसरा चीज़, एडिक्वेट हाइड्रेशन। हमें पानी, फ्लूइड्स पर्याप्त मात्रा में लेना है। इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतनी जल्दी आपके शरीर में ठीक होने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। चौथा, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने में, आपका मूड ठीक रखने में, आपको पॉजिटिविटी देने में। एक्सरसाइज हमेशा करिए। जो लोग अभी तक एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मददगार है एक्सरसाइज। पाँचवा, मास्क अप। मास्क पहनना अति आवश्यक है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी जा रहे हैं आप मास्क पहनिए। लोगों का ये मानना है कि भाई ये तो मेरा दोस्त है, इसके साथ तो मैं बिना मास्क के बैठ सकता हूँ, मुझे कोविड नहीं होगा। नहीं, ये गलत है। किसी के भी साथ बैठ रहे हैं, प्लीज़ मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, प्लीज़ मास्क पहनिए। मास्क से बहुत ज़्यादा संक्रमण रुकता है। आप भी मास्क पहनिए, सामने वाले को भी मास्क पहनाइए। और अभी चूंकि वायरस ज़्यादा इन्फेक्शियस है तो डबल मास्क पहनिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मास्क को यूज़ करना आपको अच्छे से आना चाहिए। 3 प्लाई मास्क, जो सर्जिकल मास्क जिसको बोलते हैं, जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो सिंगल यूज़ मास्क हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही मास्क को आप 4-6 दिन तक, 7 दिन तक लगातार पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका एक तरीका होता है। मैंने आपको बताया N95 मास्क जो है वो सबसे अच्छा मास्क है। तो उसको पहनने का तरीका क्या है? आपको 4 मास्क खरीदने हैं N95 या जो भी आप मास्क यूज़ कर रहे हैं। ये डिस्पोजेबल मास्क होते हैं। तो आपको 4 मास्क खरीदने हैं और 4 एनवलप्स खरीदना है। आप रोज़ एक मास्क पहनिए। पहला दिन पहला मास्क, दूसरे दिन दूसरा मास्क, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा। और यूज़ करने के बाद वो मास्क एनवलप में रखते जाइए। 5वें दिन फिर वो पहले वाले मास्क की बारी आएगी। ऐसे आप एक मास्क को 4 बार यूज़ कर सकते हैं। तो आपके 4 मास्क 16 दिन तक चल जाएंगे। ये तरीका होता है। तो आप ऐसा नहीं करिए कि आपने 3 प्लाई मास्क ले लिया, हमने तो सर्जिकल मास्क ले लिया, हमने तो ये हमको फिर भी कोरोना हो गया। ऐसा नहीं है। उसको कोई यूज़ करने का भी तरीका होता है। उसको डिस्पोजेबल मास्क को डिस्पोज करना पड़ता है। हमारे भारतीयों में टेंडेंसी कि हम वही रीयूज़ करते हैं, करिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। हर चीज़ को आप 20-20 दिन तक नहीं पहन सकते हैं। अगर वो पहनेंगे तो ऑब्वियसली आपको कोरोना हो गया। दूसरी चीज़, मास्क यूज़ करते हुए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप मास्क को बहुत बार हाथों से लगाते हैं। जैसे आपने मास्क पहना, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए यहाँ हाथ लगाए, फिर वही हाथ से आपने मास्क उतारा, वही हाथ से आपने नाक, मुँह, आँखों में टच कर लिया, आपको हो गया कोरोना। वो भी तरीका होता है। आप जब मास्क पहने हैं, जो उसका बाहरी हिस्सा है उसे नहीं टच करना है। आपको मास्क पहनना उतारना भी उसके जो तनी होती हैं उसको पकड़ के उतारना है, उसी को पकड़ के पहनना है। आगे का हिस्सा आपको नहीं टच करना है। इससे कोरोना संक्रमण फैल सकता है। इसलिए मास्क प्रॉपर इस तरीके से यूज़ कीजिए और यहाँ मत हाथ लगाइए। दूसरी चीज़, आप जब मास्क नहीं भी पहने तब भी आपका ध्यान नहीं रहता और आप मुंह पे हाथ लगाते हैं, वो भी बहुत गलत प्रैक्टिस है। वो भी नहीं करिए। मुंह पे, नाक पे, आँखों में हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगा भी रहे हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करके हाथ धोकर लगाइए। छठवीं चीज़, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। जितनी ज़्यादा बार ज़रूरत पड़े उतनी ज़्यादा बार हाथ धोइए। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना है, ताकि 20 सेकंड में जो वायरस है वो मर जाता है। ये नेचर ने बहुत अच्छी हमें एक प्रोटेक्टिव वो दिया है कि देखिए इतना छोटा सा वायरस इतनी लोगों को मार रहा है, इतनी भयंकर बीमारी कर रहा है, लेकिन वो सीधे सिंपल साबुन से हाथ धोने से मर जाता है। ये तो हमारे फेवर में बात हुई ना, तो ये तो हमें करना चाहिए। तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना है आपको। बार बार हाथ धोइए। अगर हाथ नहीं धोना चाहते तो बीच में आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। 7वां कमांडमेंट, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करिए। कोई भी मार्केट में 70% अल्कोहल से ज़्यादा वाला या 70% अल्कोहल वाला जो हैंड सैनिटाइज़र मिलता है वो आप यूज़ कीजिए। तो हैंड सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूज़ करने के लिए। 8वां कमांडमेंट, फिज़िकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिज़िकल डिस्टेंसिंग। आप लोगों से कम्युनिकेशन ना तोड़ें, हाँ, लेकिन उनसे फिज़िकली दूर रहें। 6 फीट की दूरी बना के रखना है आपको। 6 फीट से ज़्यादा पास लोगों को नहीं आने दें। इवन आप घर पे भी रह रहे हैं तो भी ट्राई करिए कि अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे इतनी दूरी बना के रखें, मास्क पहनें, क्योंकि आप बाहर काम पे जा रहे हैं, आप संक्रमण लेकर घर पर आ रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे आपके बड़ों को, आपके बच्चों को संक्रमण ना फैले। इसलिए जितना पॉसिबल हो फिज़िकल डिस्टेंसिंग बना के रखें और घर पर ही रहें। बाहर भी जा रहे हैं तो मार्केट प्लेस में डिस्टेंस बना के रखिए, भीड़ ना लगाएं, भीड़ भाड़ इलाके में जाना अवॉइड करें। 9वां कमांडमेंट,
गेट वैक्सीनेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैक्सीनेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। पहली फुर्सत में जब आपको मौका मिले, जब आपके यहाँ पे आपके आसपास में वैक्सीन अवेलेबल हो, प्लीज़ जाके वैक्सीन लगवाइए। इससे रिलेटेड जितनी भ्रांतनाएँ हैं, जितनी रूमर्स हैं, सब गलत है। वैक्सीन इज़ वेरी सेफ एंड ऑल शुड गेट वैक्सीनेटेड। उसका एक कारण बताता हूँ। कोई भी पैंडेमिक जो है वो इतनी जल्दी जाता नहीं है। जैसे कि ये पैंडेमिक आया है, ये तब जाएगा जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। हर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं? जब भी कोई इंसान संक्रमित होता है या उसे वैक्सीन लगती है, उससे आपका इम्यूनोग्लोबुलिन अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप होती है, उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब तक के 70 से 80% पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, तब तक ये पैंडेमिक ख़त्म नहीं होगा। हर्ड इम्यूनिटी 2 चीज़ों से आएगी, या तो आपको इन्फेक्शन हो जाए या आप वैक्सीन से या एंटीबॉडी डेवलप कराएं। तो आप ही बताइए सरल तरीका कौन सा है? वैक्सीन लगवाना। तो वैक्सीन लगवाइए, उससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और उससे आप संक्रमण से बचे रहेंगे। ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद 10वां कमांडमेंट, आप जितने भी ये नेगेटिव न्यूज़, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, रूमर्स, इससे बचिए। ये डर ज़्यादा पैदा करते हैं और इससे पेशेंट और डिप्रेशन में जाता है, उसका इम्यूनिटी और डाउन होता है। इसलिए जितने भी नेगेटिव न्यूज़ हैं, ये सब इसको अवॉइड करिए। तो ये 10 कमांडमेंट्स हैं जो आपको कोरोना से प्रिवेंट करने में मदद करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है मोर और लेस सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो 2 मिनट बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ छिंदवाड़ा टाइम्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके समक्ष आने का। एक लास्ट मेरी तरफ से पर्सनल एक अपील है सब लोगों के लिए, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आजकल जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं होना, डॉक्टर्स को गाली गलौज करना, मारपीट करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ये सब ना करें। डॉक्टर्स बहुत ही अमानवीय स्थिति में काम कर रहे हैं। आप जानते नहीं हैं उनके साथ क्या गुजर रही है। वो अपने घर वालों को छोड़कर, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपको ठीक करने में लगे हुए हैं। उनको खुद को इन्फेक्शन हो रहा है, फिर भी वो ठीक होके आपको ठीक करने में लगे हुए हैं। हम लोग थके ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं। पर आप लोगों का जो हौसला अफजाई रहता है वो हमें थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत जगह पे डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो रही है। अरे ये डॉक्टर तो ऐसा है, अरे डॉक्टर तो वैसा है, ये है। कभी भी कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को मारना नहीं चाहता है। हर डॉक्टर चाहता है कि उसका पेशेंट उसके पास से ठीक ही होके जाए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आपका थैंक यू नहीं चाहिए, हमें आपसे सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स को थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, थोड़ा प्यार करिए, उनके साथ अच्छे से बात करिए, उनके साथ अभद्र व्यवहार ना करिए, ना उनसे मारपीट करिए। मेरी एक गुजारिश है आप सबसे, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब से थोड़ा अच्छे से पेश आइए, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं सब। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की और इतने कम लोग हैं, फिर भी जैसे तैसे सब लोग अपने सेवाओं में जुटे हुए हैं और पेशेंट्स को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ ये सेशन मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन आया है, प्रिकॉशन रिगार्डिंग किड्स। यस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें बच्चों की बड़ी फिक्र रहती है। पहले वेव में देखा गया है कि बच्चों को संक्रमण ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन सेकेंड वेव में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि ये वायरस है ही ऐसा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो घर आते हैं तो आपको पहले अपना प्रॉपर पूरा सैनिटाइजेशन करना है। जो बाहर के कपड़े हैं वो अलग रखने हैं, चाबियाँ, मोबाइल, पेन, ये सबको अच्छे से सैनिटाइज करना है। उसके बाद ही आप बच्चों से मिलिए। अगर किसी को कोई सिम्टम डेवलप होता है तो प्लीज़ बच्चों से सबसे पहले अलग हो जाइए। बच्चे क्या हैं, बच्चों को ज़्यादा करके कुछ होता नहीं है। 99% तक के बच्चे इस संक्रमण से बच जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको बुखार होता है, खांसी होता है, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए, मल्टीविटामिन सिरप दीजिए, बुखार की दवाई दीजिए, बच्चे ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा करके ऐसा होता है। कुछ बच्चों में है जिनको सीवियरिटी डेवलप होती है, जिनके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। जैसे अगर उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बहुत तेज़ बुखार हो जो 2-3-4 दिन से उतर नहीं रहा, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। पर बच्चे जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी होते हैं, इसलिए बच्चों से दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों को साइड में करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको सिम्टम हो गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, और उससे फिर आपके बड़े बुजुर्ग जो घर में लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा सेपरेट रखना है, पर घबराना नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं होता है, ज़्यादा करके बच्चे ठीक हो जाते हैं अगर आपने प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया तो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि सेकेंड वैक्सीनेशन के कितने दिन तक फीवर रहता है। जी, अगर वैक्सीनेशन के बाद फीवर आ रहा है 1 या 2 दिन तो नॉर्मल है, लेकिन हाँ अगर 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक फीवर आ रहा है तो आपको थोड़ा सा चिंता का विषय, आपको अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे। हो सकता है आपको कोरोना संक्रमण हुआ हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए अगर 1 या 2 दिन तक बुखार आ रहा है या 1 या 2 दिन तक आ रहा है तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। प्रिवेंटिव स्टेप्स में बता चुका हूँ। बाईपैप मशीन के बारे में कोई क्वेश्चन है। बाईपैप मशीन के लिए ये फोरम नहीं है बात करने के लिए, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। बाईपैप मशीन जो है वो डॉक्टर से रिलेटेड वो है, वो अगर आपको सीवियरिटी है तो आपको बाईपैप मशीन लगनी पड़ती है। सीवियर डिजीज़ में लगता है जिसमें सैचुरेशन मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वैक्सीनेशन में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि आपको जो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का लगा है, क्या ज़रूरी है सेकेंड डोज भी उसी वैक्सीन का लगे? येस, इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज आपका जो है पहला डोज है बॉडी में, जो पहला वैक्सीन जैसे कोविशील्ड लगा आपने, सेकेंड डोज भी ज़रूरी है उसी का लगवाए। अगर कोवैक्सीन का लगाया तो कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाइए, अगर कोविशील्ड का लगवाया तो कोविशील्ड का लगवाइए, ठीक है। नॉन सिम्टोमेटिक कोरोना में घर में क्या करना चाहिए मैं बता चुका हूँ। घर में जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है वो लेना है। अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और दवाइयाँ स्टार्ट करिए, देर मत करिए, और रेगुलर इंटरवल पे आपके टेस्ट करवाते रहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें ट्रेंड देखना रहता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट 1-2 दिन में डॉक्टर को दिखाता है, फिर 8वें 10वें दिन तक भूल जाता है भाई हमें कोरोना है, हमें डॉक्टर से मिलना है या टेस्ट रिपीट कराना है। तो ऐसा नहीं करना, आपको रेगुलर इंटरवल्स में 3-3, 4-4 दिन में अपने टेस्ट रिपीट करा के देखना है कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। मिथिलिन ब्लू का जो है इक्विवोकल है, कितना कारगर है मिथिलिन ब्लू से नेबुलाइजेशन करना। हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ पेशेंट्स में फ़ायदा देखा भी गया, बट ये स्टडीज़ में 100% प्रूवन नहीं है कि मिथिलिन ब्लू कारगर है, बट येस कई पेशेंट्स में इट इज़ हेल्प हुई है उससे। ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया जाए? ऑक्सीजन लेवल के मैंने 2-3 तरीके आपको बताए हैं। एक तो प्रोन पोजीशन, जिस किसी को भी कोरोना है उनको ये हिदायत है कि आप पेट के बल लेटिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा। और जिनको कोरोना नहीं है, प्रिवेंशन के लिए आप एक्सरसाइज करिए, उससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा। योगा करिए, रनिंग करिए, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इससे आपका सैचुरेशन अच्छा रहेगा। ओके, आई थिंक सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए और छिंदवाड़ा टाइम्स का। थैंक यू सो मच। मेरी आपसे दरख्वास्त है, स्टे होम, स्टे सेफ, और मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर कोरोना का हराएंगे, और सही जानकारी सही समय पर इलाज लेके अपने आप को प्लीज़ बचाइए, और होपफुली ये साल के अंत तक हम कोरोना मुक्त होने के आश्वासन कर सकते हैं। चूँकि अभी वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गया है तो ये जो प्रोसेस है और जल्दी हो जाएगा। तो उम्मीद है जल्द से जल्द इस बीमारी पर विजय पाएंगे। लेट्स बीट कोरोना टुगेदर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।